6 जून 1981 बिहार के मानसी स्टेशन पर उस दिन उमस भरी गर्मी अपने चरम पर थी। जून का महीना था, मॉनसून बस दस्तक देने ही वाला था और हवा में एक अजीब सी घुटन थी जो अक्सर किसी बड़े तूफान से पहले महसूस होती है। शाम के करीब 3 बज रहे थे। 416 डाउन अवध तिरहुत मेल, जिसे उस दिन एक पैसेंजर ट्रेन के रूप में चलाया जा रहा था, प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। ये ट्रेन मानसी से सहरसा जा रही थी। जैसे ही ट्रेन रुकी, भीड़ ऐसे उमड़ी जैसे कोई सैलाब आ गया हो। आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि उस ट्रेन के डिब्बों की क्षमता मुश्किल से कुछ 100 यात्रियों की थी, लेकिन उस दिन उस ट्रेन में 2000 से ज्यादा लोग सवार थे। बोगियों में तिल रखने की जगह नहीं थी। लोग छतों पर बैठे थे, खिड़कियों से लटक रहे थे। यहां तक कि 2 डिब्बों के बीच की संकरी जगह में भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर खड़े थे। उसी भारी भीड़ में एक शख्स था, राम नरेश, एक बेहद आम और मेहनती इंसान जो महीनों की कड़ी मेहनत के बाद अपनी इकलौती बेटी की शादी के लिए सहरसा लौट रहा था। कुछ दूर चलने के बाद ही मौसम का मिजाज अचानक बदलने लगा। जो आसमान कुछ देर पहले साफ था, वहां अचानक काले घने बादल छा गए। दिन के उजाले में ही रात जैसा डरावना अंधेरा छा गया। हवा की रफ्तार इतनी तेज हो गई कि ट्रेन के पुराने जर्जर डिब्बे बुरी तरह कांपने लगे। खिड़कियों से अंदर आती धूल और तेज हवा ने यात्रियों के मन में एक अनजाना सा खौफ पैदा कर दिया। छतों पर बैठे लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो ट्रेन को मजबूती से पकड़ें या अपनी आंखें बचाएं। भारत के इतिहास का एक ऐसा काला दिन जिसके बारे में आज भी बात करने से लोग कतराते हैं। आज जो आप सुनेंगे, शायद ही किसी किताब, किसी न्यूज़ चैनल या किसी सरकारी दस्तावेज ने आपको इस गहराई से बताया हो। इतिहास के पन्नों में कई त्रासदियां दर्ज हैं, लेकिन कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिन्हें व्यवस्था की गहरी खाइयों में जानबूझकर दफन कर दिया जाता है। 800 से ज्यादा लोग सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में हमेशा के लिए गायब हो गए। एक पूरी की पूरी ट्रेन उफनती नदी में समा गई और किसी को भनक तक नहीं लगी। और सबसे खौफनाक बात, आज 4 दशकों के बाद भी कोई पुख्ता तौर पर नहीं जानता कि असल में उस शाम उस पुल पर हुआ क्या था। सरकार ने कहा यह एक प्राकृतिक आपदा थी, एक ऐसा तूफान जिसे कोई इंसान रोक नहीं सकता था। लेकिन जब आप इस घटना की गहराई में जाएंगे, पुराने रिकॉर्ड्स खंगालेंगे और उन लोगों की गवाही सुनेंगे जो उस रात वहां मौजूद थे, तो आपको पता चलेगा कि जो आधिकारिक रिपोर्ट में लिखा गया वो सच नहीं था। एक बहुत बड़ा झूठ दशकों से आपके और हमारे सामने परोसा जा रहा है, और वो सच जिसे छुपाने की पूरी कोशिश की गई वो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगा। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। असली शॉकिंग पार्ट तो अभी आना बाकी है, जो ये साबित कर देगा कि ये महज एक हादसा नहीं, बल्कि एक ऐसा खौफनाक सच था जिसकी जिम्मेदारी लेने से हर कोई पीछे हट गया। कहानी की शुरुआत होती है 1981 के बिहार से। ये वो दौर था जब ट्रेन का सफर आज जैसा नहीं होता था। कोई ऑनलाइन रिजर्वेशन नहीं, कोई एसी कोच का आराम नहीं, और ना ही फोन पर अपनों को अपनी लोकेशन बताने की सुविधा। बिहार के मानसी स्टेशन पर उस दिन उमस भरी गर्मी अपने चरम पर थी। जून का महीना था, मॉनसून बस दस्तक देने ही वाला था और हवा में एक अजीब सी घुटन थी जो अक्सर किसी बड़े तूफान से पहले महसूस होती है। शाम के करीब 3 बज रहे थे। 416 डाउन अवध तिरहुत मेल, जिसे उस दिन एक पैसेंजर ट्रेन के रूप में चलाया जा रहा था, प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। यह ट्रेन मानसी से सहरसा जा रही थी। जैसे ही ट्रेन रुकी, भीड़ ऐसे उमड़ी जैसे कोई सैलाब आ गया हो। आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि उस ट्रेन के डिब्बों की क्षमता मुश्किल से कुछ 100 यात्रियों की थी, लेकिन उस दिन उस ट्रेन में 2000 से ज्यादा लोग सवार थे। बोगियों में तिल रखने की जगह नहीं थी। लोग छतों पर बैठे थे, खिड़कियों से लटक रहे थे। यहां तक कि 2 डिब्बों के बीच की संकरी जगह में भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर खड़े थे। उसी भारी भीड़ में एक शख्स था, राम नरेश, एक बेहद आम और मेहनती इंसान जो महीनों की कड़ी मेहनत के बाद अपनी इकलौती बेटी की शादी के लिए सहरसा लौट रहा था। उसकी जेब में जीवन भर की मेहनत से कमाए गए कुछ पैसे थे और आंखों में अपनी बेटी को दुल्हन बनते देखने का एक खूबसूरत सपना। राम नरेश अकेले नहीं थे, उनके जैसे सैकड़ों लोग उस ट्रेन में थे। कोई अपनी बूढ़ी माँ से मिलने जा रहा था,
कोई नई नौकरी की उम्मीद लिए शहर से लौट रहा था, तो कोई अपने छोटे बच्चों के साथ छुट्टियां बिताने जा रहा था। ट्रेन के अंदर का माहौल बहुत ही घुटन भरा था। पसीने की बदबू और शोर शराबा था, लेकिन सबके चेहरों पर घर पहुंचने की एक सुकून भरी खुशी थी। सब कुछ बहुत ही सामान्य लग रहा था। कोई नहीं जानता था कि मौत उनके सफर की साथी बन चुकी है। ट्रेन ने एक भारी सीटी बजाई और स्टेशन से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। भाप और धुएं का एक बड़ा गुबार छोड़ते हुए लोकोमोटिव इंजन अपनी रफ्तार पकड़ने लगा। कुछ दूर चलने के बाद ही मौसम का मिजाज अचानक बदलने लगा। जो आसमान कुछ देर पहले साफ था, वहां अचानक काले घने बादल छा गए। दिन के उजाले में ही रात जैसा डरावना अंधेरा छा गया। हवा की रफ्तार इतनी तेज हो गई कि ट्रेन के पुराने जर्जर डिब्बे बुरी तरह कांपने लगे। खिड़कियों से अंदर आती धूल और तेज हवा ने यात्रियों के मन में एक अनजाना सा खौफ पैदा कर दिया। छतों पर बैठे लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो ट्रेन को मजबूती से पकड़ें या अपनी आंखें बचाएं। ट्रेन बागमती नदी के पुल नंबर 51 की तरफ बढ़ रही थी। बागमती, नेपाल के पहाड़ों से निकलने वाली ये नदी बारिश के मौसम में अपने सबसे रौद्र रूप में आ जाती है। उस दिन भी नदी अपने पूरे उफान पर थी। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो पुल के लोहे के पिलर से टकराकर डरावनी आवाजें पैदा कर रहा था। पुल नंबर 51 कोई आम पुल नहीं था। यह अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ एक पुराना ढांचा था, जो अब अपनी उम्र पूरी कर चुका था। ट्रेन धीरे धीरे उस पुल पर चढ़ने लगी। अचानक एक जोरदार झटका लगता है। लोहे के आपस में रगड़ने की कान फाड़ देने वाली भयानक आवाज आप चिंगारियां उठती है और फिर एकदम खामोशी। वो भारी भरकम डिब्बे हवा में बुरी तरह झूलते हैं। गुरुत्वाकर्षण अपना काम करता है और अगले ही पल गहरे ठंडे पानी के अंदर है। पानी तेजी से डिब्बे में भर रहा है। सांस लेने की कोई जगह नहीं है। अंधेरा इतना घना है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आपके आसपास सैकड़ों लोग जान बचाने के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन उनकी आवाजें पानी के अंदर ही घुटकर रह जा रही हैं। कोई खून खराबा नहीं, कोई विस्फोट नहीं, सिर्फ गहरे पानी का वो खामोश और खौफनाक शिकंजा, जिसने धीरे धीरे सैकड़ों जिंदगियों को अपने आगोश में ले लिया। ट्रेन के 7 डिब्बे, जो खचाखच भरे हुए थे, पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए उफनती बागमती नदी में गिर चुके थे। सिर्फ इंजन और ड्राइवर सुरक्षित पटरी पर रह गए थे। बाकी पूरी की पूरी ट्रेन पानी में समा चुकी थी। अब वो सुनिए जो आपके होश उड़ा देगा। आपको क्या लगता है, इस महाविनाश में कितने लोग मारे गए होंगे? जब कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है तो 100 या 200 लोगों की मौत पूरी दुनिया में ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। सरकारी फाइलों ने इस ट्रेन हादसे के बाद बड़े ही आराम से कह दिया कि करीब 250 से 300 लोगों की मौत हुई। लेकिन क्या यह सच था? वहां मौजूद गांव वालों, गोताखोरों और उस समय के स्वतंत्र पत्रकारों के मुताबिक उस दिन 800 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। जी हां, 800 से ज्यादा इंसान। यह दुनिया के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा और भारत का सबसे भीषण ट्रेन हादसा था। एक ऐसा हादसा जिसने टाइटैनिक डूबने जैसी दहशत पैदा कर दी थी, लेकिन इसे फाइलों में एक साधारण दुर्घटना बनाकर रख दिया गया। और सबसे भयानक सच तो यह है कि सैकड़ों लाशें तो आज तक मिली ही नहीं। वो बागमती की अथाह गहराइयों में और कीचड़ में हमेशा के लिए दफन हो गईं। लेकिन आखिर यह हादसा हुआ कैसे? क्या एक पूरी की पूरी भारी भरकम ट्रेन इतनी आसानी से पटरी से उतरकर नदी में गिर सकती है? जब पुराने दस्तावेजों, रेलवे के आर्काइव्स और रिपोर्ट्स की परतें उधेड़नी शुरू की गईं, तो 3 अलग अलग थ्योरी सामने आईं। और यहीं से इस पूरी घटना का सबसे गहरा और डार्क रहस्य शुरू होता है। पहली थ्योरी, जो सरकार ने तुरंत पेश कर दी और जिसे आधिकारिक मान लिया गया, एक भयंकर चक्रवात या आंधी आई जिसने ट्रेन को डिरेल कर दिया और नदी में पलट दिया। यह थ्योरी सुनने में बहुत आसान और सुविधाजनक लगती है। एक प्राकृतिक आपदा जिसमें किसी इंसान की कोई गलती नहीं, ना किसी अधिकारी पर केस, ना किसी मंत्री का इस्तीफा। लेकिन क्या विज्ञान इस बात को मानता है? मौसम विभाग के पुराने रिकॉर्ड्स और भौतिक विज्ञान कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। क्या एक हवा का झोंका एक ऐसी ट्रेन को हवा में उड़ा सकता है जिसमें सैकड़ों टन लोहा लगा हो और जिसमें क्षमता से 3 गुना ज्यादा इंसान भरे हों?
फिजिक्स के नियमों के अनुसार इतनी भारी ट्रेन को पटरी से उठाने के लिए बवंडर की जो ताकत और हवा की जो रफ्तार चाहिए, वो उस दिन वहां मौजूद ही नहीं थी। हां, आंधी जरूर थी, लेकिन इतनी तेज बिल्कुल नहीं कि ट्रेन को किसी खिलौने की तरह नदी में फेंक दे। तो फिर असली सच क्या था? क्या कुछ ऐसा था जिसे इतनी सफाई से छिपाया जा रहा था कि आज तक किसी को भनक नहीं लगी? दूसरी थ्योरी जो वहां के स्थानीय चश्मदीदों और कुछ रेलवे कर्मचारियों ने दबी जुबान में दी, वो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। उन्होंने बताया कि जब ट्रेन पुल पर पहुंची तो ट्रैक पर अचानक एक गाय आ गई थी। ड्राइवर ने उस जानवर को बचाने के लिए अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। अब जरा इस पूरी स्थिति को लॉजिक के साथ समझिए। तेज बारिश हो रही है, लोहे की पटरियां गीली और बेहद चिकनी हैं। ट्रेन अपनी तेज स्पीड में है और एक पुराने कमजोर पुल के ऊपर से गुजर रही है। ऐसे में अचानक फुल पावर के साथ इमरजेंसी ब्रेक लगाने से क्या होगा? साइंस कहता है कि पहियों और पटरी के बीच का फ्रिक्शन या घर्षण अचानक पूरी तरह खत्म हो जाएगा। और ठीक वही हुआ। ब्रेक लगते ही पहिए जाम हो गए, लेकिन ट्रेन के पीछे वाले डिब्बों का भारी मोमेंटम और वजन ट्रेन को आगे की तरफ धक्का दे रहा था। इस भारी दबाव के कारण डिब्बे बेकाबू हो गए। वो एक दूसरे पर चढ़ गए, डीरेल हुए और पुल की कमजोर लोहे की रेलिंग को कागज की तरह चीरते हुए सीधे बागमती की गहराइयों में जा गिरे। क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक जानवर को इस महाविनाश का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, या फिर उस आंधी को? नहीं। एक गहरी जांच और कई सालों बाद रिटायर्ड अधिकारियों के ऑफ द रिकॉर्ड बयानों से जो तीसरी थियोरी निकल कर आती है, वो हमारे पूरे सिस्टम पर एक जोरदार तमाचा है। और यही वो सच है जिसका आपको इंतजार था। असली विलन कोई आंधी या जानवर नहीं था। असली विलन था वो खोखला सिस्टम जिसने उस ट्रेन को उस खस्ता हालत में चलने की इजाजत दी। रेलवे के नियमों के अनुसार पुल नंबर 51 की हालत इतनी जर्जर थी कि वहां से गुजरने वाली हर ट्रेन को अपनी स्पीड बिल्कुल कम करके धीरे धीरे गुजरने के सख्त निर्देश थे। पुल की रेलिंग में जंग लग चुका था, लेकिन उस दिन उस ट्रेन में इतने ज्यादा लोग भर दिए गए थे कि ट्रेन का वजन उसकी बर्दाश्त करने की क्षमता से कई गुना ज्यादा हो चुका था। ट्रेन के सस्पेंशन बैक चुके थे। उसका ब्रेक सिस्टम उस भारी वजन को संभालने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया था। रेलवे के हर नियम को, हर बेसिक सेफ्टी प्रोटोकॉल को मुनाफे और लापरवाही के लिए ताक पर रख दिया गया था। ये एक ऐसा टाइम बम था जिसे फटना ही था। बस बागमती के उस पुराने पुल और उस दिन के खराब मौसम ने उसे ट्रिगर कर दिया। हादसा दोपहर के करीब 3 बजे हुआ था, लेकिन सरकारी रेस्क्यू टीमों को वहां पहुंचने में कई घंटे बल्कि दिन लग गए। अंधेरा छा चुका था और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगर किसी ने वहां सच में लोगों की जान बचाई तो वो आसपास के गांव वाले और स्थानीय मछुआरे थे। उन गरीब मछुआरों ने बिना किसी सेफ्टी गियर के अपनी जान की परवाह किए बिना उफनती नदी में छलांग लगा दी। उन्होंने अपनी छोटी छोटी नावों से कई लोगों को डूबने से बचाया, डिब्बों की खिड़कियां तोड़कर लोगों को बाहर निकाला। लेकिन वो कितने लोगों को बचा पाते? नदी का बहाव इतना तेज था कि वो इंसानी शरीरों को मीलों दूर बहा कर ले गया। और रामनरेश, वो पिता जो अपनी बेटी के लिए सपने बुन रहा था, उसकी लाश कई दिनों बाद नदी के किनारे कीचड़ में आधी धसी हुई मिली। उसकी जेब में पड़े वो पैसे पानी में पूरी तरह गल चुके थे। उसकी बेटी आज भी शायद उस दरवाजे की तरफ देखती होगी कि शायद उसके पिता लौट आए। ऐसे हजारों रामनरेश उस दिन उस नदी में हमेशा के लिए खामोश हो गए। उन परिवारों का क्या हुआ, वो आज कहां है, किसी को नहीं पता। महीनों तक इंक्वायरी चली, बड़ी बड़ी कमेटियां बैठी, संसद में बहस हुई, अखबारों में लंबे चौड़े आर्टिकल छपे और रेलवे सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े वादे किए गए। कहा गया कि पूरे देश के पुलों की मरम्मत होगी, लेकिन अंत में क्या हुआ? वही जो हमेशा होता है, फाइलों पर धूल जम गई। और क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे का असली खेल क्या था? किसी एक भी बड़े अधिकारी को, किसी भी जिम्मेदार नेता या सिस्टम के इंसान को इस भयानक लापरवाही के लिए आज तक कोई सजा नहीं मिली। सारा इल्जाम बड़ी ही सफाई से एक प्राकृतिक आपदा पर डाल दिया गया।
एक ऐसे तूफान पर केस दर्ज कर दिया गया जिससे कोई अदालत में खड़े होकर सवाल नहीं पूछ सकता था। यह सिर्फ 800 लोगों की मौत नहीं थी, ये एक पूरे सिस्टम की संवेदनशीलता की मौत थी। मरने वाले कोई वीआईपी या रसूखदार लोग नहीं थे जिनके लिए कोई स्पेशल प्लेन भेजा जाता। वो इस देश के आम गरीब नागरिक थे जो सिर्फ अपने घर जा रहे थे। उनकी जान की कीमत सरकारी फाइलों में कुछ हजार रुपयों के मुआवजे से तय कर दी गई और चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर दिया गया। उन लाशों की गिनती भी जानबूझकर पूरी नहीं की गई, क्योंकि अगर असली आंकड़ा दुनिया के सामने आता तो वो एक ऐसा सच होता जो उस वक्त की किसी भी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने की ताकत रखता था। आज भी बागमती नदी का वो पानी उसी रफ्तार से बहता है। वो पुराना पुल आज भी वहां उसी जगह मौजूद है, एक मूक दर्शक की तरह खामोश खड़ा हुआ। लेकिन उस पुल के नीचे उन 800 से ज्यादा लोगों की खामोश चीखें आज भी न्याय का इंतजार कर रही हैं। वो आत्माएं आज भी पूछती हैं कि क्या सच में वो एक हादसा था या एक ऐसी संस्थागत हत्या जिसे पूरे सिस्टम ने मिलकर अंजाम दिया। अगली बार जब आप किसी ट्रेन में बैठें और आपकी ट्रेन किसी नदी के पुल के ऊपर से अपनी रफ्तार में गुजरे, तो एक पल के लिए अपनी खिड़की से नीचे बहते पानी को जरूर देखिएगा। याद रखिएगा कि हर सफर सिर्फ एक यात्रा नहीं होती। कुछ सफर ऐसे भी होते हैं जो इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों से दर्ज हो जाते हैं, जिन्हें सिस्टम भुलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सच बागमती के उस गहरे पानी की तरह एक दिन अपना रास्ता खोज ही लेता है। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।